BACS एकेडमी इंदौर से मैं मोहन मोदी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो के साथ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। कुछ बच्चे पटवारी के लिए, कुछ SSC GD के लिए, कुछ और भी दूसरी एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए यहाँ हैं, कुछ MPSI के लिए बैठे हैं। सभी में हिंदी विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी हिंदी विषय के वीडियोस लगातार BACS आपके लिए लेकर आती रही है और आगे भी आती रहेगी। हम लोग अभी रिसेंटली कुछ वीडियोस पर काम कर रहे हैं और उन्हीं में से कुछ वीडियोस आपके सामने लेकर आ रहे हैं। जैसा कि अभी कल के वीडियो की बात करें तो कल हम लोगों ने समझा था स्वर। कल परसों के वीडियोस में हमने स्वरों का वर्गीकरण कंप्लीट किया। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम स्टार्ट करने जाएंगे व्यंजन। क्या आप बता सकते हैं व्यंजन किसे कहते हैं? क्या होते हैं व्यंजन? कितने होते हैं? इनका वर्गीकरण कैसे करेंगे हम? बिल्कुल सही बात। स्वरों से विपरीत जो हो वो क्या है? व्यंजन। स्वरों के अपना खुद का मौलिक अस्तित्व था, स्वतंत्र ध्वनियाँ थी और जिन्हें बिना किसी सहायता के लिखा और बोला जा सकता था। बोलने वाले सारे जो ध्वनियाँ होती है वो कहलाती है अक्षर और लिखी जाने वाली सारी ध्वनियाँ क्या कहलाती है? वर्ण। ये मैं आपको बता चुका था, ठीक। लेकिन व्यंजन भाई अक्षर भी है और वर्ण भी है, उनको बोल भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, है ना। तो जब लिखित रूप हो जाए इसका तो वो क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। और जब इसको बोला जा रहा हो तो वो अक्षर है, ध्यान रखना है। व्यंजनों के बारे में बात करें तो व्यंजन जो है स्वरों से विपरीत होते हैं। ना तो इनकी मौलिक अस्तित्व होता है, खुद का अपना अस्तित्व नहीं होता है, ना इनकी खुद की ध्वनियाँ होती है, खुद की अपनी स्वतंत्र ध्वनियाँ इनकी नहीं होती। इन्हें स्वरों की सहायता से लिखा या बोला जाता है। जब तक कोई स्वर नहीं लगेगा तब तक ना तो व्यंजन को हम लिख सकते हैं ना व्यंजन को हम, इसके पहले वाले लेक्चर में भी समझाई थी बात आपको मैंने। अ और क का उदाहरण मैं हमेशा देता हूँ, उसी से हम समझे कि अ क्या है? हमारा स्वर है और क क्या है? हमारा व्यंजन। अ को बोलने के लिए कुछ भी लगाना नहीं पड़ा, अ की खुद की स्वतंत्र ध्वनि है अ, लेकिन क बोला तो पीछे से क्या लगा? अ लगा। जब तक आप अ नहीं लगाओगे क नहीं बोल पाओगे, इसलिए आपको क बोलने के लिए पीछे से अ लगाना है। यानी व्यंजनों ने क्या किया है? स्वर की सहायता ली है। लिखने में भी वही होता है, अ को नहीं तोड़ सकते हम, पर क को यदि हम तोड़ना चाहें, इसमें स्वर निकालना चाहें तो इस प्रकार से हम क को लिख सकते हैं। हालांकि हमारी हिंदी में ऐसे स्वर रहित वर्णों का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन फिर भी इसको स्वर निकालकर इस तरह से लिखा जा सकता है। आज हम बात करेंगे व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में। जैसे कि स्वरों के वर्गीकरण में हमने देखा था 6 प्रकार से हमने स्वरों को बांटा था। व्यंजनों को हम कितने प्रकार से बांटे? 4 तरह से बांटेंगे। कौन कौन से 4 हैं? 1, 2, 3 और 4। सबसे पहले तो वही संख्यात्मक वर्गीकरण। संख्यात्मक वर्गीकरण जैसे हमने स्वरों का निकाला था, ऐसा ही संख्यात्मक वर्गीकरण हम क्या करेंगे? व्यंजनों का भी बताएंगे। आपको पता है व्यंजन कुल कितने होते हैं? जैसे स्वरों में मतभेद था, 10 कब, 11 कब, 13 कब, ऐसे ही व्यंजनों में भी मतभेद है। बता दो अच्छा कितने होते हैं व्यंजन? 33 होते हैं। पक्का? 38 भी होते हैं, 33 भी होते हैं, 38 भी होते हैं और 39 भी होते हैं। हाँ, 33 होते हैं, 33 भी होते हैं। अभी इधर से मेरे पास आंसर आया 38 भी होते हैं सर, और 39 भी होते हैं। ऐसे मतभेद वाली स्थितियों में हम क्या करें? कैसे पता लगाएं कि व्यंजन कितने होते हैं और क्या होता है? वो वाला वर्गीकरण हम काय में देते हैं? संख्यात्मक वर्गीकरण में देते हैं। फिर हम पढ़ेंगे इसमें दूसरी बात, विकार के अनुसार। ठीक है,
विकार का अनुसार होगा। और विकार के बाद इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे विकार के अंदर प्रयोग, उच्चारण, मौलिकता। प्रयोग, उच्चारण, मौलिकता। प्रयोग, उच्चारण, मौलिकता, परंपरागत और वर्णमाला, सारे आधार एक ही में आ गए। सभी के आधार पर क्या करेंगे, सेकंड नंबर में पढ़ेंगे हम, सारे आधार एक साथ। फिर तीसरे नंबर पे क्या पढ़ना है हमको, वायु प्रवाह या प्राणत्व के आधार पर। फिर ध्वनि, घोषत्व या स्वर तंत्र के आधार पर। इन चार आधार पे हमको व्यंजन पढ़ना और समझना है। सबसे पहला हेडिंग डालिएगा, संख्यात्मक वर्गीकरण। संख्यात्मक वर्गीकरण मतलब व्यंजनों को संख्या के मान से कैसे बांटा गया है, ये हम पढ़ेंगे संख्यात्मक वर्गीकरण में। हेडिंग डाल देना, संख्यात्मक वर्गीकरण। लिखो, हो गया? लिख रहे हैं ना, कुछ लिख रहे हैं, दो चार। हो गया? हटाऊं?
कुल वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? कुल कितने हैं टोटल? 52। कितने हैं कुल व्यंजन? देखो 39 कि 38 कि 36 कि 33? वही तो सर, अलग 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 चल के क्या करें, क्या हम समझ नहीं आता है। अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे हम? चलो समझते हैं इस चीज को। वर्णमाला का मौलिकता, परंपरागत और प्राचीन आधार पे हम लोग कितने मानते हैं? 52 वर्ण। उन 52 वर्णों में पहले मौलिकता प्राचीनता वाली बात कर रहा हूं, 13 स्वर माने गए थे और 39 क्या माने गए थे? व्यंजन। इस तरह से 52 वर्ण हुए थे। लेकिन आजकल क्या किया हमने, थोड़ा सा ट्रेंड चेंज कर दिया है। 13 में से केवल 11 स्वर मानते हैं। व्यंजन कितने मानते हैं वो समझें। व्यंजन को आजकल हम कितना मानते हैं? 33 व्यंजन मानते हैं। 11 स्वर 33 व्यंजन। इसका मतलब ये नहीं है कि 11 स्वर और 33 व्यंजन मतलब कुल वर्णों की संख्या 44 कर दी आपने। वर्ण तो 52 ही है, कुल वर्ण 52 ही रखना। ये मत कर कर आ जाना नहीं हमारे सर ने तो 11 स्वर बताए थे और 33 व्यंजन बनाए थे इसलिए कुल हम 44 लगा कर आए सर। नहीं, गलत हो जाएगा। 52 वर्ण, जो 8 वर्ण हटे हैं ना, 6 इधर से और 2 उधर से, वो हिंदी से नहीं चले गए। हिंदी में तो हैं पर उनका प्रयोग हम क्या करते हैं आजकल? बहुत कम या नहीं के बराबर। इसलिए उनका प्रयोग नहीं होता या बहुत कम होता है, इसलिए उनको क्या किया अभी हमने? अलग करा। बट ये नहीं कि हिंदी से गायब कर दिया। इसलिए वर्णों की संख्या हमेशा 52 52 ही मानना है आज भी। क्लियर है बात? चलो एक बार देखें क्या लिखा है ये। क्या ये क्या है? फिर से बोलो। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है? ये तो समझ में आ रहा है। क ख ग घ। मुझे पता था यहाँ आके गाड़ी रुकेगी, पता था मुझे। यहाँ आके गाड़ी रुकेगी, यहाँ आके गाड़ी रुकेगी, यहाँ आके गाड़ी रुकेगी, लास्ट पे जाकर ब्रेक लग जाएगा, ये मुझे पता था अच्छे से। 4 अक्षर तो बहुत अच्छे से बोलेंगे, लास्ट में जाकर डब्बा गोल। ये अंग है। या आना। अब आता है सर, अच्छे से आता है। इसके आगे सब आता है। हाँ बस बस, राजधानी एक्सप्रेस दौड़ गई। अब दौड़ गई राजधानी एक्सप्रेस अब तो। हाँ? य र ल व तीनों शायद से। वेरी गुड। हाँ ये नहीं पता सर, ये क्या होता है ये नहीं मालूम है। समझेंगे समझेंगे, उस चीज को भी समझेंगे हम। चलो तो सबसे पहले
39 व्यंजन होते थे, वो 39 मैंने सामने लिख दिए। कौन से आधार पे? मौलिकता, परंपरागत, प्राचीनता के आधार पर हम 39 व्यंजन मानते थे। बच्चों को सिखाया जाता था चार्ट, अ से लेके ग तक। नर्सरी का बच्चा जो है वो पहले किताब में से एक चार्ट लगा रहता था ना, अ से ग तक, उसमें उसको अ से लेके अह तक तो स्वर बताते थे 13, पर 36 व्यंजन बताते थे उसको हम। अ से लेके ग यानी क से लेके ग तक, ग तक बताते थे। मतलब ये वाला और ये वाला 3 व्यंजन उस छोटे बच्चे को हम नहीं बताते थे वर्णमाला में। हाँ, तो आप पढ़कर आए हो कि नहीं आए ये व्यंजन? ये नहीं पढ़े होंगे ना, 3 ज्ञानी तक ही पढ़े ना। तो ये हटाकर क्या कर रहे थे, वो ज्ञानी तक सिखाते थे टीचर्स लोग। छोटे से बच्चे को जो सिखाते हैं ना, नर्सरी के जीवन का बच्चा, उसको ज्ञ तक सिखाते थे। मतलब पहले से 3 व्यंजन हटाकर क्या होते थे, किताबों में छपते थे। तो 3 तो वहां हट गए। वर्णमाला के आधार पर कितने रह गए? 36। अब उन तीनों का उच्चारण हर किसी को नहीं पता। जो 3 हटाए ना, उनका उच्चारण हर किसी को नहीं पता। किसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। तो उच्चारण के आधार पे भी वो 3 हटा दिए। प्रयोग के आधार, प्रयोग भी तीनों का बहुत कम होता, उसके आधार पे भी 3 हटा दिए। और वर्णमाला में जो छोटे बच्चों को चार्ट होता था, उसमें भी केवल ज्ञानी तक दिया होता है, तब भी 3 हटा दिए। समझ में ही बात? हटा दिए का मतलब ये नहीं कि हिंदी से चले गए। समझाऊंगा वो कैसे क्या बोलना है, वो भी समझाऊंगा। अभी पहले संख्या तो समझ लो कि कब कहाँ किसको कैसे बोलना है। व्यंजनों की संख्या हमको कितनी माननी है तो क्लियर करें। फिर आज क्या कर रहे हैं हम लोग? आज हम लोगों ने इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया। आज हम केवल ह हलवाई लास्ट, उसको हमारा व्यंजन मानते हैं आखिरी। क्यों करा भैया हम लोगों ने? हमारी मर्जी हटाने की, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है ये संयुक्त व्यंजन है, अकेला खुद नहीं है, अपने साथ में एक और लेकर आया, 2 का योग है इसमें। तो ये संयुक्त, ये संयुक्त, ये संयुक्त, तो 3 तो पहले से हटे। जो स्वतंत्र व्यंजन है वो केवल ह तक है, बाकी 2-2 के जोड़े से बने। इस मान से हमने क्या किया, इसको हटाया। तो वर्तमान में आज हमारे यहां संख्या कितनी रह गई? 33। इस तरह से हम 33 व्यंजन बोलते हैं वर्तमान में। वो वर्तमान या आधुनिक लिख के नहीं देगा आपको, वो डायरेक्टली बोल देगा भाई व्यंजन कितने, तो आपको 33 बोलना है, 39 और 36 नहीं बोलना है। समझ में आई? आधार अगर वो दे भाई परंपरागत आधार पे कितने, प्राचीनता के आधार पे कितने, मौलिकता के आधार पे कितने, तो 39 बताओ। प्रयोग के आधार पे, उच्चारण के आधार पे, वर्णमाला के आधार पे पूछे तो 36 बताओ, और केवल व्यंजन पूछे तो केवल 33 बताओ। हो गया क्लियर? कब कहां कैसे क्या करना है? आप कोई डाउट्स तो नहीं इसमें? बताऊंगा ना, थोड़ी सब्र शांति तो रखो। उच्चारण के आधार पे समझेंगे हम लोग आगे। 4 प्रकार से समझना है हमको वर्गीकरण, वहां तक तो पहुंचे। अभी तो केवल संख्याएं सीखी है कि कितना मानना है हमको, 39 मानना है, 36 मानना है कि 33 मानना है, वो आधार समझाए मैंने। पहला वर्गीकरण अभी ला रहा हूं सामने में। क्लियर? कोई डाउट्स? नहीं, हटा दूं फिर? चलो, पहला आधार क्या था बताओ? बोलो बोलो बोलो, पहला आधार क्या था? पहला विकार है ना, फिर विकार, बोलो। मौलिकता है यहां पर, पहले वाले में कितनी लिखाई थी? सारे सभी लिखा दिए ना मैंने, तो मना काहे कर रहे हो? विकार लिखा दिया, मौलिकता भी होगा, देखो इसके अंदर मौलिकता के बाद परंपरागत भी होगा इसी के अंदर, है ना। फिर प्राचीनता भी होगा, प्रयोग भी होगा, और उच्चारण भी होगा, और वर्णमाला भी है। वर्णमाला नहीं है इसमें, है क्या? चलो है तो लगा दो,
ये लो, ये वर्णमाला भी लगा दी। सभी का आधार एक बना दिया है हमने। इन सब के आधार पे क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं क्या? देखो, सबसे पहली चीज इसमें क्या आती है, स्पर्श व्यंजन। लिखो परिभाषा पहले। स्पर्श व्यंजन को ऑप्शन में ऐसा भी डाल सकते हो आप, ऐसा भी डाल देना है आपको, वर्गीय व्यंजन। अब लिखो, बोलूं? वायु हमारे मुख के, वायु हमारे मुख के अलग अलग भागों को, वायु हमारे मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करके बाहर आती है। वायु हमारे मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करके बाहर आती है। वायु के स्पर्श से बोले जाने के कारण, वायु के स्पर्श से बोले जाने के कारण इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। वायु के स्पर्श से बोले जाने के कारण इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। पूर्ण विराम। फिर लिखें आगे इसी में, वर्गों में बटे होने के कारण, वर्गों में बटे होने के कारण, वर्गों में बटे होने के कारण इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। वर्गों में बटे होने के कारण इन्हें वर्गीय, ये लिखा बोर्ड पे, वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। कुल वर्गों की संख्या 5, कुल वर्गों की संख्या 5 और प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन। कुल वर्गों की संख्या 5 और प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन। प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन। इस तरह कुल वर्गीय व्यंजनों की संख्या, इस तरह कुल वर्गीय व्यंजनों की संख्या 25 होगी। 25 होगी। लिखो,
यहाँ परिभाषा लिखना है, यह मत डाल देना, पहले यहाँ परिभाषा लिखूंगा। बोलूं अतस्थ व्यंजन या अर्धस्वर व्यंजन? लिखो, यह व्यंजन स्थिर रहते हैं, ये व्यंजन स्थिर रहते हैं। ना तो ये पूरी तरह से स्वर है, ना तो यह या ना तो ये पूरी तरह से स्वर है, और ना ही व्यंजन। ये व्यंजन स्थिर रहते हैं, ये ना तो पूरी तरह से स्वर है और ना व्यंजन। इन्हें रखा तो स्वरों में गया है, नहीं, इन्हें रखा तो व्यंजनों में गया है, इन्हें रखा तो व्यंजनों में गया है, लेकिन इनका प्रयोग स्वरों के रूप में होता है। लिखो इसका। बोलूं? विवृत, ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण इन्हें ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण इन्हें ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण इन्हें ऊष्मीय व्यंजन, संघर्ष की स्थिति होने के कारण, इन्हें संघर्षी व्यंजन, संघर्ष की स्थिति होने के कारण इन्हें संघर्षी व्यंजन, झटके के साथ तेजी से बोले जाने के कारण, झटके के साथ तेजी से बोले जाने के कारण, झटके के साथ तेजी से बोले जाने के कारण इन्हें विवृत व्यंजन भी कहा जाता है। झटके के साथ तेजी से
बोले जाने के कारण, तेजी से बोले जाने के कारण इन्हें विवृत व्यंजन भी कहा जाता है। विवृत व्यंजन भी कहा जाता है। दो व्यंजनों के आपस में मिलने से, दो व्यंजनों के आपस में मिलने से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। इसका लिखा रहा हूं द्विगुण व्यंजन का। बोलूं? द्विगुण व्यंजन की परिभाषा लिखनी है। दो गुण बताने के कारण, दो गुण बताने के कारण इन्हें द्विगुण व्यंजन, दो गुण बताने के कारण इन्हें द्विगुण व्यंजन एवं बहुत कम प्रयोग में आने के कारण, बहुत कम प्रयोग में आने के कारण इन्हें उच्छिप्त व्यंजन भी कहा जाता है।
हुआ? अब समझते हैं इसको। 39 पूरे मैंने बोर्ड पे लिखे, उच्चारण भी समझेंगे इसका। ये पहला वाला केस क्या हो गया आपका, कंप्लीट हुआ है। 4 तरह के व्यंजन है ना, 4 में से पहला था संख्यात्मक, दूसरा जो लंबी लाइन लिखी थी आपने वो, हाँ वो लंबी लाइन में जितना भी सब कुछ है वो सब कुछ। अब केवल तीसरा चौथा वर्गीकरण रह गया अपना। पहले अपन पहला वाला समझ लें, समय होगा तो अपन आगे वाले पे भी आएंगे, पर पहले इस चीज़ को समझते हैं। देखो सबसे पहले आपने क्या लिखा, स्पर्श व्यंजन। नाम से समझ में आ रहा है स्पर्श, वायु के स्पर्श से जो बोले जाएं। हवा हमारे मुख के 5 भागों को छूकर आती है। 5 भाग कौन कौन से, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। इन 5 भागों को छूकर वायु क्या होती है, हमारे मुंह से बाहर निकलती है। तो वायु के स्पर्श से बोले जा रहे हैं, इसलिए क्या कहला रहे, ये स्पर्श व्यंजन कहला रहे। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि 5 वर्ग हैं, 1 2 3 4 5, और हर वर्ग में कितने कितने हैं, 5-5। इस तरह से 5 वर्गों में और हर वर्ग में 5-5 होने से कुल 25 व्यंजन क्या कहलाएंगे आपके, ये वर्गीय व्यंजन कहलाएंगे। क्लियर है बात? चलो अब इनका उच्चारण बता रहा हूं। क ख ग घ है ना, ये जो लाइन दे रखी है आपकी, अंग है लास्ट में, क ख ग घ अंग। इसका उच्चारण स्थल क्या बताया गया है, कंठ। आप अपने हाथ को ऐसे गले पे यूं रखिए, गला नहीं दबाना है अपना अपना, गले को ऐसा टच करना है, ऐसा हाथ यूं पूरा का पूरा यूं जाना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं दबाने के लिए, केवल टच करना है। किया टच। अब टच करने के बाद आप इस लाइन को बोलो, क ख ग घ अंग, क ख ग घ। कुछ फर्क पड़ा? आपके गले में वाइब्रेशन हो रहा है, कंपन उत्पन्न हो रहा है। मतलब इनका उच्चारण सारी लाइनों में सबसे ज़्यादा कंपन किस में होता है, क वाली लाइन में। इसलिए इसका उच्चारण स्थल क्या कहलाता है, कंठ कहलाता है। आया समझ में? याद रखना, पहली लाइन कंठ से बोली जा रही, कंठ के माध्यम से क्या हो रहा है, इसका उच्चारण हो रहा है। दूसरी लाइन आपकी क्या है उच्चारण स्थल इसका, तालु या तालव्य। अब तालु या तालव्य क्या होता है वो हम समझें। सपोज टू बी, ये मान लो कि ये आपका ऊपर वाला जबड़ा है, मुंह खुलता है ना, 2 जबड़े हैं आपके, ये ऐसे, ये ऊपर वाला ये दांत है आपके, ये दांत है, ये आपस में क्या करते हैं, किसी भी चीज को चबाने का काम करते हैं। ठीक, हम इसको नीचे वाला जबड़ा मानते हैं और इसको क्या मानते हैं, ऊपर वाला जबड़ा। जब आपके ये होंठ खुलते हैं तो आप ऐसा हो जाता है, फिर वापस से क्या होता है, आपका मुंह बंद हो जाता है तो ऐसा हो जाता है। मैं तो प्रैक्टिकली बताता हूं। अब हम समझें, इस नीचे वाले जबड़े को छोड़ दें, केवल ऊपर वाले जबड़े को समझें। तो ऊपर वाले जबड़े के ये वाले जो हिस्सा है ये आपके दांत हैं। एक पल के लिए मान लें कि ये आपके दांत हैं। तो आपकी जो जीभ है, ये जीभ निकली हुई है, ये क्या होगी, ऊपर वाले जबड़े के तालु को, इसको तालु कहते हैं। ऊपर वाले जबड़े में दांतों के पीछे का हिस्सा क्या कहलाता है, तालु। आपकी जीभ क्या कर रही है, किसको छू रही, जाकर तालु को छू रही, ऊपर वाला तालु, ऊपर वाले जबड़े के वाला हिस्सा। तभी आप क्या कर पाओगे, च लाइन बोल पाओगे। च छ ज, आपकी जीभ ऊपर जा रही है, ऊपर वाले जबड़े को छू कर आ रही है। ध्यान से बोल के देखो, समझ में आएगी बात। च छ ज झ य, लास्ट वाले को छोड़ दो, लेकिन 4 का उच्चारण तो सेम जाएगा। च छ ज झ, जीभ गई ऊपर, हुआ ऐसा। मूर्धा, अब मूर्धा के लिए वापस से ऊपर वाला जबड़ा, ऊपर वाले जबड़े में ये है आपके दांत। दांतों के आखिरी वाले छोर पर, जहां दांत आपके खत्म हुए और मसूड़े चालू हुए, यही होता है। दांतों के नीचे क्या है, जड़ है दांतों की, है ना। तो दांतों का जहां खत्म हुआ है वहां पर आपकी जीभ क्या होती है, टकराती है, मसूड़े की स्टार्टिंग और दांतों की एंडिंग पर, और हल्की सी क्या होती है,
मुड़ जाती है, और झटके के साथ क्या होती है, वायु बाहर फेंकी जाती है। ऐसा कभी भी होता है तो उसे क्या कहते हैं हम, मूर्धा या मूर्धन्य। ट ठ ड ढ, बोल के देखो। लास्ट लाइन को छोड़कर हम चार को तो मान सकते हैं। ट ठ, बोलो ना, बोलोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या बोल रहे हैं। ट ठ, मेरे साथ बोलो, ट ठ ड। बोल तो रहे हो, नर्सरी के बच्चे नहीं हम, बोल रहे हो, लेकिन बोलते समय आपको क्या देखनी है, आपकी जीभ की एक्टिविटी देखनी है। आपकी जीभ कहां जाके किसको छू रही है उसको देखना है। ट ट ठ याद नहीं करवा रहा मैं, समझे हो। चलो फिर से, ट ठ ड ढ, चारों में समझ में आई। जीभ ऊपर जाकर टच हुई और हल्की सी क्या हो गई, मुड़ गई, और झटके के साथ वायु क्या हो रही है, बाहर फेंकी जा रही है। ट ठ, ठीक है। फिर वापस से प्रैक्टिकल करते हैं हम लोग त वर्ग के लिए। कुछ नहीं करना है आपको, इतना करना है, आपकी जीभ आपके दांतों को टच नहीं करेगी, बस जीभ को पीछे खींचना। कोशिश ये करना कि आपकी जीभ आपके दांत को टच ना करे। इस लाइन को बोलकर बता दो। वो मुझे नहीं पता, पर दांतों को टच किए बिना बोल के बताओ आप इस लाइन को। नहीं बोल पाओगे पक्का, जबकि जीभ आपके दांतों को छू रही है। त थ द ध न, मैं तो प्रैक्टिकल करा रहा हूं, बताओ करके देखो आप खुद, रटने वाला काम ही नहीं कुछ। त थ द ध न, आपकी जीभ ने क्या किया, आपके दांतों को छुआ, इसलिए उच्चारण स्थल क्या है, दंत। बिना होठ हिलाए बोलना है लास्ट लाइन, होठ नहीं हिलेंगे। बिना होठ हिलाए लास्ट लाइन बोल के बता दो, करो कोशिश। होठ नहीं हिलना चाहिए, होठ तो हिलेंगे ही नहीं आपके, वो मुझे नहीं पता। वो मुझे नहीं पता, पर इस लाइन को आप बिना होठ हिलाए बोल सकते हो। होठ हिलेंगे ही हिलेंगे इस लाइन में। प फ ब भ म, और पूरे होठ हिलेंगे, पूरे होठ खुलेंगे। प फ ब भ म, क्लियर। मतलब ये जो कंडीशन थी ये वाली, अभी आपके होठ कैसे हैं, प फ ब भ म। आया समझ में अच्छे से? अच्छे से। ये हमने पढ़ लिए स्पर्श व्यंजन और वर्गीय व्यंजन। इनके उच्चारण स्थल आप गलती नहीं करोगे, ये उच्चारण स्थल पे क्वेश्चन बनाता है। वो बोल देगा 4 व्यंजन दे देगा इनमें सब में से मिक्स खिचड़ी बना के, बताइए इसमें से वर्गीय व्यंजन कौन सा, बताइए इसमें से स्पर्श व्यंजन कौन सा। या फिर कोई एक व्यंजन का नाम दे देगा, वो पूछ लेगा कि ये व्यंजन स्पर्श है, अतस्थ है, संघर्षी है या संयुक्त है। इस तरह के क्वेश्चन बनाएगा, इसलिए बहुत ध्यान से समझना। वो सब बताऊंगा मैं, बाकी क्वेश्चन समझ में आ रही बात, क्वेश्चन कैसे बनाएगा, इसलिए बहुत ध्यान से ध्यान रखना कि इस लाइन का कौन सा उच्चारण स्थल है, कौन सी चीज, कौन सी कैटेगरी में कौन सा व्यंजन आ रहा है, ये आप गलती ना करना, क्योंकि क्वेश्चन इसी पे बनेंगे। ये आपको लग रहा है बिल्कुल हल्का फुल्का संदेह बता दिया आगे हमको, वही सबसे ज्यादा गलती करके आते हैं इसमें। किसी का भी उच्चारण स्थल, मान लो उसने दे दिया आपका त्रिशूल का उच्चारण स्थल, बताइए क्या आएगा। त्रिशूल दे दिया हमको, उसका उच्चारण स्थल बताइए। उसका उच्चारण स्थल वर्गीय व्यंजन है, अतस्थ व्यंजन है, संघर्षी व्यंजन है, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि तरह का उच्चारण स्थल ही नहीं है। कहां लिखे मैंने वहां पर? संयुक्त है, संयुक्त में 2-2 व्यंजन का स्वर है, तो कहां से उच्चारण स्थल लाओगे आप? इसलिए 4 संयुक्त के हमने कोई उच्चारण नहीं बताए, ध्यान नहीं दिया इस बात पर। सबके उच्चारण लिखे ही हमने 5 में से, बाकी इन चारों का कुछ नहीं लिखा।
समझते चलो आगे। अतस्थ व्यंजन, अर्धस्वर व्यंजन। अतस्थ व्यंजन जो है ये स्थिर रहते हैं एक जगह, अर्धस्वर। इनको रखा व्यंजन में प्रयोग किसके रूप में करते हैं? स्वर के रूप में। यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, इन्हीं की बनती है य और व की, य व र की। तो जब स्वर संधि में इसका प्रयोग हो रहा मतलब अर्धस्वर हुए ना। इसका उच्चारण स्थल य का उच्चारण कैसा? तालु के जैसा। य का उच्चारण तालु जैसा। अब तालु वाली लाइन कौन सी थी? च के जैसा य का उच्चारण है। च छ य छ छ छ छ य छ छ छ छ य छ छ छ छ य। च के जैसी रिदम जा रही है किसकी? य की। इसलिए य और तालु एक ही बात। कभी गलती नहीं करोगे इसमें आप। य छ छ य छ छ ज झ य एक जैसा, इसलिए उच्चारण स्थल य। र और ल का क्या है? दंत। आपकी जीभ दांत को छुएगी र बोलोगे तो। र र हल्की सी टच कर रही दांत को। र। व में दांत और ओष्ठ, होठ भी हिलेंगे और हल्का सा दंत का टच। व होठ हिल ही रहे। ठीक। आते हैं संघर्षी व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन, विवृत व्यंजन। संघर्षी, संघर्ष की स्थिति बनेगी। ऊष्मीय, ऊष्मा उत्पन्न होगी। और विवृत में क्या कर रहे हैं? झटके के साथ बोल रहे हैं हम लोग। श। अब आती है खास बात जो आप लोगों को नहीं पता। श शक्कर का, श षटकोण का और स स्वरोते में अंतर। कई बार क्या होता है जब तीनों को साथ में रख देते हैं ना, एक जैसा बोल जाते हैं। श श श श श श श। अरे क्या श श श? तीनों एक जैसे हो गए तो फिर अंतर क्या रहा? और हमेशा इन तीनों में लिखने में हर शब्द में गलती करते हो आप लोग। आपको समझ नहीं पड़ती। शक्कर का लगाएं, षटकोण का लगाएंगे, सरोते का लगाएं। बुरा मत मानना, ये गलती हमेशा करते हो। श शक्कर का उच्चारण कैसा? तालु मतलब च वर्ग। च वर्ग जैसा उच्चारण शक्कर का करना है। च छ श च श श च श च ज श ज झ श च श च च य श एक जैसा लय। श शक्कर की लाइन का उच्चारण आपको करना है। श शक्कर का मतलब जो भी उसका उच्चारण च की लाइन जैसा। क्लियर? ये आपका क्या है? मूर्धा, मतलब टमाटर की लाइन जैसा उच्चारण। ट ठ ड श श ट ड श च, ये वाली लाइन आएगी आपकी। ड ठ ट श, इसकी लाइन जैसा उच्चारण आपका बन जाएगा षटकोण का। अब अंतर समझ में आ रहा है? च श ट श। च जैसा ये श, फिर ट जैसा ये श। क्लियर? अब गलती नहीं करोगे। इधर देख लिया करो कि यहां क्या कर रहे हैं हम, वही चीज यहां है। अब इसका क्या है? दंत स, हल्की सी जीभ दांत को छूती है। स। और ह, ह जो है ये कंठ। ह वाइब्रेशन हो रहा कंठ में। ह बोल के देखो। ह, क जैसी लाइन। क्लियर? आते हैं संयुक्त व्यंजन। दो दो व्यंजनों का योग। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ। एक नहीं होंगे, दो होंगे। जहां जहां दो होंगे वो क्या कहलाएगा? आपका संयुक्त कहलाएगा। तो संयुक्त में क्या आएंगे आपके? श क्षत्रिय का, इसमें आधा का और श, त्र आधा त और र, य आधा ज और य, श्र आधा श और र का योग। क्लियर? अब कैसे पता चलेगा इसमें आधा का और श है? श क्षत्रिय का जो है श अक्षर या वर्ण जो है, इसकी स्पेलिंग बना लो आप। इसकी आप स्पेलिंग बना लो तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या लिख रहा हूं। इसकी स्पेलिंग क्या है? KSH बनेगी। KSH में देखो आप, के आगे ए नहीं लगा है जबकि SH पूरा है। के आगे ए नहीं लगा मतलब आधा, पहला अक्षर आधा, दूसरा अक्षर पूरा।
ये इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। अब श क्षत्रिय के लिए पता है वो 4 ऑप्शन क्या देगा। श क्षत्रिय का किन किन के योग से बना है, क आधा क प्लस षष्ठकोण का। एक बार दोनों के नीचे हलंत लगा देगा, एक बार दोनों में से हलंत हटा देगा, एक बार वो हलंत षटकोण के नीचे लगा देगा और क के नीचे से हटा देगा। केवल हलंत को घुमा फिरा के वो 4 ऑप्शन दे देगा। वो हमें पता होना चाहिए कि पहला अक्षर क्या है आधा और दूसरा क्या है पूरा, तो गलती नहीं होगी। त्र के लिए भी देखो आधा ता और र है, टी के आगे नहीं लगाया मतलब त आधा है, आर ए लिखा है, र पूरा है, त और र। ज्ञ के लिए भी इसके आगे अपन ने नहीं लगाया, जबकि यहां से वाय पूरा। ऐसे ही श्र बोल रहे हैं तो एस एच के आगे कुछ नहीं लगाया, जबकि आर के आगे ए लगाए। ऐसे चना शक्कर का शुरू वाला आधा, आर ए से र पूरा। पहला अक्षर हमेशा आधा आएगा, दूसरा वर्ण क्या होगा उसका हमेशा पूरा मिलेगा। ऐसे बनते हैं संयुक्त व्यंजन। कोई डाउट्स? क्लियर? बात आती द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन। इनका प्रयोग हमारे हिंदी में बहुत कम होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, पर बहुत कम होता है। इसका प्रयोग मूर्धा से करना है। मूर्धा मतलब किसकी ऐसी लाइन, टमाटर की लाइन। पर है क्या, कैसे बोले सर, आता थोड़ी हमको बोलना। खास ध्यान देना, जो डमरू का बना है बिंदु नीचे है, या ढक्कन का बना है बिंदु क्या है नीचे। अब ध्यान देने वाली बात, इस तरह का जो वर्ण है हमारे पूरे 52 वर्णों में 3 तरह के हैं। डमरू वाले 3 तरह के हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये खुद है। तीनों में अंतर है। क्या अंतर है? देखो ये लिखा मैंने यहां पर बिंदु कहां है, साइड में। फिर दूसरा वाला बिना बिंदु का, और तीसरे वाले में बिंदु कहां है, नीचे। इतना फर्क है। 3 एक जैसे वर्ण हैं जिसमें केवल बिंदु का अंतर। जब बिंदु साइड में हो तो वो है अंग, बिंदु साइड में हो तो वो अंग है। जब बिंदु ही ना हो तो वो ड है, डमरू वाला ड। जब बिंदु नीचे हो तो वो अड है, अड अड, अनार का फिर ड, अड। ये देखा है कहीं लिखा हुआ, इस तरह का कोई शब्द देखा है आपने लिखा हुआ? हाँ अब आ गया सर, पता है ना, अब समझ में आ गया। लिखा हुआ देखा है ऐसा? डॉट लगाते हैं नीचे, अपनी मर्जी से लगा देते हैं। कारण है, अगर हम डॉट लगा रहे हैं तो उसका उच्चारण करना भी आना चाहिए। अड अड। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? सड अड सड अड सड़क, सड़क। सड़क सड़क करते रहते हम, गलत बोलते हैं। सड़ अड़ सड सड सड़क। ये क्या लिखा है? लड लड़का। लड़का लड़का करते हैं हम लोग, गलत बोलते हैं। लड़का, लड अड, अड का उच्चारण करना है। लड़का। वह लड़का मस्ती करता है, वह लड़का चुपचाप बैठा है। लड़का, अड, अड का प्रयोग होगा। अगर डॉट लगाया तो अड लगेगा, और डॉट नहीं लगाया तो आप गलत लिख रहे हो। डॉट से फर्क, केवल डॉट से। फिर ऐसे वाले वर्ण आपके पास 2 हैं, बिना बिंदु का और नीचे बिंदु। बिना बिंदु का क्या है? ढक्कन का। लेकिन जब नीचे बिंदु आ जाए तो उसको अढ कहेंगे। ये अड है, अड अढ, अड ये डमरू वाला, ये ढक्कन वाला। अड अ लगा देना शुरू में, अड अढ। अब अढ वाले कैसे होंगे? अढ वाले भी लिख के बता रहा हूं, जैसे कि समझे ऐसे शब्द?
क्या लिखा है वो? पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई नहीं लिखा है वो। अढ़, पढ़ाई, पढ़, अढ़, अढ़ लगाओ, अढ़, पढ़ाई, पढ़ाई बोलते हैं उसको, पढ़ाई नहीं, पढ़, पढ़ाई, चढ़ाई, चढ़ावा, अढ़, अढ़, अढ़ का प्रयोग होना हमें पता ही नहीं था। हम उच्चारण कैसे करते सर? तो आज पहली बार सीख रहे कि ऐसा भी होता है। देख लो, पहली बार सीख रहे हैं। अब हमारे शब्दों का उच्चारण करने में हमारी गलतियां नहीं होंगी, सावधानियां रखना। क्लियर? तो ये हमने व्यंजनों के वर्गीकरण में आज 2 वर्गीकरण कंप्लीट करे हैं, संख्यात्मक और विकार, प्रयोग, उच्चारण, मौलिकता, प्राचीनता, है ना। इन सब के आधार पे जो पढ़ना था वो अब आने वाले मतलब कल के लेक्चर में, मतलब मंडे का जो लेक्चर रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे वायु प्रभाव प्राणत्व, फिर इसके बाद लास्ट वाला जो चौथा है स्वर तंत्री, ध्वनि और घोषत्व, इनके आधार पर। और फिर व्यंजनों के अन्य तथ्य भी बताऊंगा जो आज तक कभी नहीं जानते आप, आज तक कभी नहीं पढ़े आपने, वो भी व्यंजनों के अन्य तथ्य में आपको बताऊंगा। क्लियर है? तो सभी को समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं कि आपको भी ये सब समझ में आया होगा। व्यंजनों के बारे में नई नई जानकारियां आपको मिली होंगी। अब जैसा उच्चारण में बता रहा हूं इसी उच्चारण को आप ध्यान में रखिएगा और इसी तरह से क्या करना है, आपको व्यंजनों का उच्चारण करते रहना है। प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं ये भी मैंने आपको बीच बीच में बताता रहता हूँ। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है और इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर और भी आगे के लेक्चर्स मेरे देखते रहना है। ठीक है, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा हमारे BSCS के चैनल को। इसी प्रकार के अलग अलग विशिष्ट या कह सकते हैं स्पेशल जो लेक्चर्स होते हैं हमारे वो आते रहते हैं और आते रहेंगे। BSCS के चैनल को बस आपको देखते रहना है, सब्सक्राइब करते रहना है, व्यूज़ बढ़ाना है और इसमें लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। आप खुद भी जुड़िए, आप दूसरे लोगों को, दूसरे आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी लगातार इससे जुड़े रहिए। हो सके तो जरूर हमारे इंदौर सेंटर को विजिट करिए। इंदौर सेंटर को विजिट करने से ये रहेगा कि आप सामने रहेंगे तो आपकी सारी क्यूरीज को क्या कर पाऊंगा, मैं सॉल्व कर पाऊंगा। और अगर नहीं आ सकते हैं, इंदौर से बाहर है या वहाँ इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको इस प्रकार की वीडियोस मेरे मिलते रहेंगे। बस यही कि कमेंट बॉक्स में जब आप कमेंट करोगे उससे ही मुझे क्या पता चल पाएगा कि आपको क्या परेशानी आ रही है और क्या नहीं आ रही है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान दे रखिए। तो चैनल को देखते रहिए। अब इसके आगे वाले जो मंडे का चैनल रहेगा उसमें मैं आगे के व्यंजन के 2 भाग जो बचे हैं वो कंप्लीट कराऊंगा। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि।